सो अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रसून आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से इस पॉलिटी के दूसरे क्लास में। पिछले क्लास में हमने फंडामेंटल राइट्स देख लिया था। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गई थी जिसकी वजह से क्लास लास्ट में अचानक बंद हो गई थी। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में जो देखा था वो आर्टिकल 19 कंप्लीट कर लिया था। आर्टिकल 19 कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम आर्टिकल 20 से करते हैं। ओके, आर्टिकल 20। ओके, तो आइए देखते हैं आर्टिकल 20 क्या है और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। ओके, तो आर्टिकल 20 एक बार। ओके, तो आर्टिकल 20 देखिएगा। आर्टिकल ओके, तो आर्टिकल 20 है क्या? इसमें लिखिएगा प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपको आर्बिट्रेरी पनिशमेंट न दिया जाए। ठीक है, आपने कोई क्राइम किया, ठीक है, तो आपको मनमाना दंड न दिया जाए। जो लॉ में लिखा हुआ है उसी के हिसाब से आपको दंड मिले। ठीक है, और इसके अंदर 3 प्रोविजंस आते हैं। ठीक है, आप लिखिएगा there are 3 provisions regarding this और वो 3 प्रोविजंस क्या क्या हैं, जिसमें से पहला है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब ये क्या है, ये कैसा प्रोविजन है? इसका मतलब नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब आपने जो क्राइम किया है, ठीक है, जिस समय किया है, तो उस समय जो उसका पनिशमेंट होगा आपको वही दिया जाए। ऐसा नहीं कि जब आपको सुनवाई हुई आपकी, ठीक है, मान लीजिए सुनवाई आपको फैसला 2 साल बाद आया, तो 2 साल बाद मान लीजिए उस पनिशमेंट के लिए सजा बढ़ गई। ठीक है, लेट सपोज आपने कोई एग्जाम्पल लेता हूँ मैं यहाँ पे 2022, ठीक है, आपने लेट सपोज 2024 में कोई रॉबरी की। ठीक है, 2024 में आपने कोई रॉबरी की। ठीक है, तो मान लीजिए इस समय 2024 में रॉबरी के लिए जो पनिशमेंट है वो क्या है, 10 ईयर्स ऑफ प्रिजन या 14 ईयर्स। ठीक है, 10 ईयर्स और 14 ईयर्स, पता नहीं कितना है, लेकिन आपको यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए 10 साल या 14 साल जो भी सज़ा है रॉबरी की। ओके, 10 ईयर्स या 14 ईयर्स है। लेकिन अब आपकी जो केस की सुनवाई हुई है, आप कह सकते हैं फाइनल जो आपका डिसीज़न आया वो 2026 में आया। कोर्ट ने आपको 2026 में फैसला सुनाया। तो अब 2025 में ये नियम चेंज हो गया। ठीक है, जो पहले 10 साल था मान लीजिए उसको बढ़ा के अब 15 साल कर दिया गया, 15 ईयर्स ऑफ प्रिजन कर दिया गया। तो आपने क्राइम कब किया था? आपने 2024 में क्राइम किया था और इस वक्त जो है इसकी सज़ा 10 साल थी, 10 ईयर्स प्रिजन। तो जब 2026 में भी अगर आपको सुनवाई होती है तो आपको जो क्या कहते हैं जो प्रिजन होगा वो 10 साल ही होगा, ये 15 साल नहीं हो जाएगा। और ऐसा याद रखिएगा, ऐसा क्रिमिनल केस में होता है, लिख लीजिएगा इन केस ऑफ क्रिमिनल केसेस मेनली ऐसा होता है। इन क्रिमिनल केसेस में ऐसा मेनली होता है। तो ये होता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब जब आपने क्राइम किया है तो उस वक्त जो लॉ में लिखा होगा, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको सज़ा मिलेगी और उससे ज़्यादा भी नहीं मिल सकती। ठीक है, मतलब जिस पनिशमेंट के लिए जो जितना आपको पनिशमेंट लिखा हुआ है लॉ में, उससे ज़्यादा आपको नहीं दिया जा सकता। ये कहता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, दूसरा है
दूसरा प्रोविजन इसमें क्या है, सेकंड प्रोविजंस आर्टिकल 20 में, नो डबल जियोपार्डी, लिखिएगा नो डबल जियोपार्डी, मतलब एक ही ऑफेंस के लिए आपको एक से ज़्यादा बार सजा ना मिले। ठीक है, आपने एक बार चोरी किया तो आपको उसको दो दो बार सजा आपको ना मिल जाए। ठीक है, तो मतलब कि आप कह सकते हैं नॉट मोर देन वन पनिशमेंट फॉर वन ऑफेंस, आप लिख सकते हो कि एक ऑफेंस के लिए आपको एक ही पनिशमेंट मिले, एक से ज़्यादा पनिशमेंट ना मिल जाए। नो डबल जियोपार्डी, ये आपका दूसरा प्रोविजन हो गया। और जो तीसरा प्रोविजन है इसमें वो क्या है, तीसरा प्रोविजन क्या है, तीसरा प्रोविजन आपका है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या कि आप किसी भी अपराधी को खुद के खिलाफ गवाही देने में मजबूर नहीं कर सकते। ठीक है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या है कि किसी भी मतलब जो भी अपराधी है उसको आप मजबूर नहीं कर सकते कि वो खुद के खिलाफ गवाही दे दे। तो ये तीन जो प्रोविजंस हैं ये हैं आपके आर्टिकल 20 में, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो मतलब मेन चीज़ जो ये आर्टिकल है ये आपको आर्बिट्रेरी पनिशमेंट से बचाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट फॉर कन्विक्ट फॉर ऑफेंसेस में कि आप इसके लिए एक लाइन लिख दीजिएगा। ठीक है, दिस आर्टिकल, कहाँ लिखूँ, ठीक है लिखिएगा यहाँ, यहीं पे लिख देते हैं कि दिस आर्टिकल, ठीक है, ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 20, दिस आर्टिकल ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी पनिशमेंट, मतलब आपको मनमाना दंड न दिया जाए, जो लॉ में है उसी के हिसाब से दंड दिया जाए, इसलिए ये आर्टिकल है आर्टिकल 20। ठीक है, तो ये रहा आपका आर्टिकल। इसमें तीन प्रोविजंस थे, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, दूसरा था नो डबल जियोपार्डी, ठीक है, यहाँ पे वाई होगा, नो डबल जियोपार्डी, और लास्ट में नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, किसी भी अपराधी को आप खुद के खिलाफ गवाही देने पे मजबूर नहीं कर सकते। तो ये था आर्टिकल 20। अब आते हैं आर्टिकल 21 पे। ये पूरा अब हम रब करते हैं, या आपको दूसरा ले लेते हैं ना पेज, यहाँ से आर्टिकल 20 लिख लीजिएगा और हम यहाँ से दूसरा पेज ले लेते हैं, दूसरा पेज ले सकते हैं। ठीक ओके, ये आ गया आपका दूसरा पेज। ठीक है, अब है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 क्या कहता है और क्यों कहता है? आर्टिकल 21 आपको क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये है आपका आर्टिकल 21। ओके, अब इसमें क्या है कि आदमी की पर्सनल लिबर्टी होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग कहीं भी घूम सको, ठीक है, कहीं भी लिव कर सको, ठीक है, तो इस सब का आपको लिबर्टी होना चाहिए। तो ये है आपका आर्टिकल 21 में।
तो इसका आप लिख सकते हैं कि एक स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ इसका कि आर्टिकल 21 क्या कहता है। लिख लीजिएगा आर्टिकल 21 डिक्लेयर्स दैट। इसका अगर आप स्टेटमेंट लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा दिस आर्टिकल, ठीक है, दिस आर्टिकल declares that no person shall be deprived, ठीक है, no person shall be deprived, पहले स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ फिर समझा दूंगा। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर लाइफ, ऑफ हिज और हर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट procedure except according to the procedure established by law, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको एकदम कुछ भी खुली छूट दे दी जाए, आप कुछ भी कीजिए, नहीं। जो लॉ में है कि आप ये काम नहीं कर सकते वो काम नहीं कर सकते आप, ठीक है। किसी को मार नहीं सकते आप, तो ये आपको मानना पड़ेगा। ये नहीं कि पर्सनल लिबर्टी का क्या मतलब है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका मन कर रहा है किसी को मार दें गोली तो मार दें, नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो आपको फिर पनिशमेंट मिलेगा, फिर आप पे सुनवाई होगी, आपको आजीवन कारावास, किसी को मार देंगे तो आपको आजीवन जेल हो जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है कि ये आर्टिकल डिक्लेयर क्या करता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड, किसी भी पर्सन को वंचित नहीं किया जाएगा उसका जीवन से या उसके पर्सनल लिबर्टी से, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ, कि वो जो लॉ में प्रोसीजर है उसके हिसाब से अगर चलता है तो। ये नहीं कि कुछ भी कर दे, किसी को मार दे, ऐसा नहीं होगा। स्टेबलाइज्ड बाय लॉ। तो दिस आर्टिकल डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ। ये तो ये था आर्टिकल 21, ओके। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो पर्सनल लिबर्टी है, ये जो टर्म है आपका क्या कहते हैं, ये जो आपका टर्म है पर्सनल लिबर्टी, ये कोई छोटा मोटा टर्म तो है नहीं, ठीक है। पर्सनल लिबर्टी में तो बहुत कुछ आ गया, ठीक है। ये जो टर्म है पर्सनल लिबर्टी, तो इसका जो पर्सनल लिबर्टी में क्या क्या इंक्लूड होगा वो आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा, ठीक है। कुछ इसमें राइट्स होते हैं पर्सनल लिबर्टी में, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है, क्या है पर्सनल लिबर्टी का मतलब, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ। राइट्स अंडर आर्टिकल 21, यहाँ पे लिखेगा राइट्स, ऐसे रब कर देता हूँ। इसे जल्दी से रब करता हूँ और आपको पढ़ाता हूँ आर्टिकल 21 क्या कहता है, कौन कौन से राइट्स आते हैं पर्सनल लिबर्टी के अंदर। आपका लिख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, जैसे कि पहला है राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू लिव विद, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी, आत्मसम्मान के साथ आपको जीने का अधिकार, ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है। दूसरा है आपका राइट टू लिवलीहुड, राइट टू लिवलीहुड। तीसरा है राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी। फिर है राइट टू शेल्टर, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू हेल्थ। ये सब किसके अंदर आ रहे हैं, आर्टिकल 21 के अंदर है।
तो आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए आर्टिकल 21 में इनमें से कौन कौन सा है। राइट टू लिवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ। तो आपको ये सब पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, ठीक है। राइट टू फ्री लीगल एड, ठीक है। फिर क्या है, बहुत हैं इसमें, ढेर सारे हैं, कितना लिखेंगे आप लोग, बहुत ज़्यादा हैं। राइट टू फ्री लीगल एड, कुछ इंपॉर्टेंट मैं लिखवा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सारा लिखवा दूंगा। राइट टू फ्री लीगल एड भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। और क्या है, राइट टू ट्रैवल एब्रोड, ठीक है, विदेश जा सकें, ठीक है, विदेश जाने से आपको न रोका जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई कानून बना दे। राइट टू ट्रैवल एब्रोड, यहाँ ना लिखूँगा आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। राइट टू ट्रैवल, राइट टू ट्रैवल एब्रोड, राइट टू ट्रैवल एब्रोड, ये है। और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट, ठीक है। एक और है इसमें, राइट टू स्लीप, ये भी आता है, देखिए कितना अच्छा ये राइट है। राइट टू स्लीप, ये भी इसके अंदर आता है। और क्या है इसमें, ठीक है, राइट टू मैरी ए पर्सन ऑफ वन चॉइस, ये भी आता है इसके अंदर, ठीक है। राइट टू मैरी, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस, वंस चॉइस, ठीक है। तो ये सब आता है इसके अंदर, कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, ये मैंने आपको लिखवा दिया, ओके। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लिवलीहुड, राइट टू फ्री लीगल एड, ओके। और इसमें क्या है, बस ये सब इंपॉर्टेंट हैं और कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो ये रहा आपका आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। किसी को भी वंचित नहीं किया जाएगा उसके पर्सनल लिबर्टी से अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टेबलाइज बाई लॉ, ये बोल जा रहा है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स थे, मैंने आपको लिखवाया। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लिवलीहुड, राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट, ठीक है, आपको डिसेंट एनवायरनमेंट मिल सके, ठीक है, इंक्लूडिंग पॉल्यूशन फ्री वाटर, ये सब, ओके। राइट टू फैमिली पेंशन, ये सब इसमें आता है इसके अंदर अंतर्गत, ठीक है। तो ये रहा आपका आर्टिकल 21, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 21 के बाद कुछ इंपॉर्टेंट और बताऊंगा, ठीक है। ये रहा आपका आर्टिकल 21। इसके बाद आप लोग, नया ले लेता हूँ ना पेज, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, आइए देख लेता हूँ, कुछ रिकॉर्डिंग सही तो चल रही है, ओके, सही है जी, बिल्कुल। तो ये रहा आपका। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 21A, ठीक है। आर्टिकल 21A देखिए क्या है, आर्टिकल 21A, तो इसमें लिखिएगा क्या है, राइट टू, एक तरह से एलिमेंट्री एजुकेशन कर सकते हो आप लोग, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, लिख सकते हैं राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, बिल्कुल सही है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आपका आर्टिकल 21A है। अब इसके अंदर क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन क्या कहता है ये राइट, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे अंडर आर्टिकल 21A। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब क्या, प्राथमिक शिक्षा। एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग लिख लीजिएगा, एक लाइन लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे कि द स्टेट शैल प्रोवाइड, द स्टेट, अब देखिए स्टेट का डेफिनेशन क्या होगा वो आर्टिकल 12 में मैंने सीखा है, ठीक है। द स्टेट शैल प्रोवाइड, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है, फ्री एंड
कंपल्सरी एजुकेशन लिख सकते हो, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है, टू ऑल द चिल्ड्रेन, ठीक है। क्या कि मैंने थोड़ा सा नोट्स बना के रखा हुआ है, ठीक है, ताकि पढ़ाने में आसान रहे, इसलिए मैंने नोट्स थोड़ा सा पहले से बना के रखा हुआ है, ठीक है, ताकि मैं कुछ भूलूं तो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं जो थोड़ा सा आपको लिखवा रहा हूँ ताकि आपके पास कुछ कंटेंट रहे। केवल बोल के सुनने में आदमी भूल जाता है, तो अगर लिखा हुआ कुछ रहेगा आपके पास तो अच्छा रहेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए जो मैं नोट्स लिखा हुआ हूँ वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ। तो द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, ठीक है, ऑफ द एज ऑफ मतलब 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, यही है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। तो द स्टेट शैल प्रोवाइड, स्टेट के अंदर क्या क्या आएगा वो आपको बताया गया था, ठीक है। स्टेट के अंदर क्या क्या आता है वो आपको आर्टिकल 12 के अंदर जाके देख लीजिएगा क्या क्या मैंने लिखवाया था। तो स्टेट जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, किसको, चिल्ड्रन ऑफ 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन आपको स्टेट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब देखिए ये आपके शुरुआत से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ठीक है, जो ये आर्टिकल 21 है, 21A है, ये आपका जब आपका बना था कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में तब ये आर्टिकल नहीं था, इसे बाद में ऐड किया गया है। तो आप लिख सकते हो कि आर्टिकल 21A, ये बहुत ही पूछ सकता है, लिखिएगा आर्टिकल 21A, ध्यान से लिखिएगा कि दिस आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 21A वॉज एडेड बाई, ये किस वॉज एडेड बाई 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। तो ये जो 86 क्या कौन इसको हिंदी में पढ़ेंगे 86, ठीक है, मैं हिंदी थोड़ा सा 86 पढ़ते ना, तो 86वें क्या पढ़ेंगे इसको हिंदी में, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो आपका 86 संविधान संशोधन अधिनियम है 2002 का, उसके तहत इस आर्टिकल 21 को ऐड किया गया है। तो ये बहुत ही, इसे नोट डाल के लिख लीजिएगा, ठीक है, इसी आप लोग नोट डाल के बादल बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल 21A वॉज एडेड बाई 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। तो ये आर्टिकल 21A में है क्या, आपको राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, आपको सभी को नहीं, केवल 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन आपको दिया जाएगा, 6 से 14 साल के बच्चों को। ये किस मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया है, तो आप याद रखेंगे, इसका नंबर याद रखेंगे, यही सब तो पूछता है आपका एग्जाम्स में। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 से इस आर्टिकल को ऐड किया गया है। और कुछ इसके इम्पॉर्टेंट, तो आप कह सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका राइज हो सकता है, क्या इसके पहले ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं था, क्या 2002 में ही मतलब ऐसा स्टार्ट हुआ है, इसके पहले कुछ बच्चों के लिए नहीं था एजुकेशन फ्री और कुछ, तो बिल्कुल था, ठीक है। कहाँ पे था, याद रखिए कि ये हमारा एक वो था DPSP, ठीक है, वो आर्टिकल 45 में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन था। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो था उसका प्रोविज़न था आपका DPSP, जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आर्टिकल 45 में करेंगे। लेकिन क्योंकि उसे आप देखिए, जो DPSP में जो चीज़ होती है, आपको यहाँ पे एक अंतर समझना पड़ेगा, ठीक है। DPSP में क्या होता है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो DPSP में आप मतलब उसमें आप वो एक तरह से कह सकते हैं कि आप उसे फोर्सफुली आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। आप क्योंकि वो कोर्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, जो DPSP में जो प्रोविजंस होते हैं उसको कोई लीगल एक्शन उस पर नहीं हो सकता, एक तरह से हम कहें तो ये, ठीक है। DPSP पे क्या होगा, कोई लीगल एक्शन DPSP पे नहीं लिया जा सकता,
उसे आप फोर्सफुली नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हो डीपीएसपी को, ठीक है, ओके। लेकिन फंडामेंटल राइट्स में अगर ऐड कर दिया जाए तो कोर्ट इस पर दखल दे सकती है, डीपीएसपी पे कोर्ट जो है वो दखल नहीं दे सकती है, ठीक है, ये होता है। तो पहले जो था वो कंपलसरी आप कह सकते हैं नहीं था, फ्री तो था, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होता है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल अभी आगे चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को क्या होता है कि एनफोर्सिबल, मतलब फोर्सफुली नहीं आप इम्प्लीमेंट कर सकते आप, ठीक है, वो कोर्ट के द्वारा एनफोर्सिबल नहीं होता है डीपीएसपी, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स होता है, फंडामेंटल राइट्स का आप उल्लंघन करोगे तो कोर्ट तुरंत दखल दे सकती है, ठीक है, आपको सजा होगी। लेकिन डीपीएसपी का उल्लंघन करने पे आपको सजा वजा नहीं मिलती है, ठीक है। डीपीएसपी का जो जितने भी आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो क्या होते हैं, नॉट एनफोर्सिबल बाई द कोर्ट, ओके। लेकिन फंडामेंटल राइट्स आपका एनफोर्सिबल होते हैं। तो ये है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके बाद ज़्यादा डिटेल में हम लोग जा नहीं रहे हैं क्योंकि हमको एसएससी और रेलवे का पढ़ना है, ठीक है। आपको यूपीएससी के लिए पढ़ना होगा तो आप दूसरे टीचर को फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि मैं यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, ओके। तो ये रहा आपका आर्टिकल 21 है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हमको दिया जाए। अब आते हैं आर्टिकल 22, ठीक है, आर्टिकल 22। एक नया पेज एक बार फिर से लेते हैं। सब कुछ सही चल रहा है, देखना बहुत ज़रूरी है, वरना मैं बस पढ़ाता जाऊं। तो ये रहा आपका, ठीक, आर्टिकल 22 देखिए, ये किधर लिख रहा है यार, आर्टिकल 22, इसमें क्या है, आर्टिकल 22 में है क्या, तो याद रखिएगा आर्टिकल 22 में है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये आर्टिकल 22 है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये क्या है, इस आर्टिकल में क्या है, तो याद रखिएगा जो पर्सन अरेस्ट हो चुके हैं, डिटेन्ड हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम जो है ये करता है, ठीक है, आर्टिकल 22। तो आप लिखेंगे इट ग्रांट्स, दिस आर्टिकल ग्रांट्स, दिस आर्टिकल ग्रांट्स प्रोटेक्शन, दिस आर्टिकल ग्रांट्स प्रोटेक्शन, ठीक है, टू पर्सन्स, किसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, टू पर्सन्स हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड, हु आर अरेस्टेड हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड, ठीक है, जिन्हें या तो अरेस्ट किया गया है या तो डिटेन किया गया है, ठीक है, डिटेन्ड, ओके। अब इसके अंदर दो टाइप के डिटेंशन आते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो ये आर्टिकल क्या करता है, ये आर्टिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कैसे लोगों को, ऐसे पर्सन जो कि अरेस्ट हो चुके हैं, ठीक है, जो कि अरेस्ट हो चुके हैं या जिन्हें डिटेंड किया गया है, ठीक है, डिटेन मतलब एक तरह से बंदी बनाया गया है, एक तरह से कैद में रखा गया है, जेल में नहीं डाला गया है वो, ठीक है। ठीक है, अब देखिए डिटेंशन जो होता है वो दो तरह का होता है। डिटेंशन इज ऑफ टू टाइप्स,
डिटेंशन इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स की डिटेंशन होते हैं। पहला प्यूनिटिव डिटेंशन, प्यूनिटिव डिटेंशन। अब प्यूनिटिव डिटेंशन होता क्या है, ठीक है, ठीक है। प्यूनिटिव डिटेंशन में एक लाइन लिख लीजिएगा, मैं लिखवा दे रहा हूं। इट इज टू पनिश अ पर्सन, इट इज टू पनिश अ पर्सन, इट इज टू पनिश अ पर्सन, ठीक है, फॉर एन ऑफेंस, it is to punish a person for an offense committed by him after trial and conviction in court, ठीक है, after trial and conviction in a court, ठीक है। मतलब ये जो प्यूनिटिव डिटेंशन होता है, मतलब ये सज़ा देने के लिए होता है कि आपको पर्सन को पनिश करना है, जब उसका ट्रायल या कन्विक्शन कोर्ट में हो जाए उसके बाद आपको पनिश करना है, तो ये होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, उसको कैद में आपने डाल दिया, ये होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। और दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। दूसरा क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब कहेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है, दूसरा लिखिएगा, मैं यहीं पर लिखवा दे रहा हूँ ऊपर। डिटेंशन इज ऑफ टू टाइप्स था आपका, प्यूनिटिव डिटेंशन हो गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन। सेकंड वन इज योर प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये आपका पनिश करने के लिए नहीं होता, ये इसलिए होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। ये पर्सन को आप बस डिटेन करते हो ताकि वो कोई गलत काम ना करे या कोई क्राइम न कर दे, ठीक है। जैसे आपको पता चला कि ये कोई आदमी बहुत गुस्साया हुआ है, किसी का मर्डर करने जा रहा है, तो आपने उसे पकड़ लिया ताकि वो क्राइम ना कर पाए, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। इसमें लिखिएगा इट्स पर्पस इज नॉट टू पनिश अ पर्सन, लिखिएगा इट्स पर्पस is not to punish a person, not to punish a person, ठीक है, but to prevent him, but to prevent him या हर, ठीक है। ये जो होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये मतलब सजा देने के लिए नहीं होता, बस उसे कैद में रख लिया जाता है टू प्रिवेंट हिम या हर फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस, फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस इन नियर फ्यूचर, ताकि वो नियर फ्यूचर में कोई क्राइम ना कर दे, इसलिए अगर आप डिटेन कर रहे हो तो ये होता है वो क्या, प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्यूनिटिव दो टाइप के, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो आर्टिकल 22 में हमने क्या पढ़ा कि ये आर्टिकल जो होता है ये उन पर्सन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो कि या तो अरेस्ट हो गए हैं या तो डिटेंड हो गए हैं। इसमें दो तरह के डिटेंशन थे, प्यूनिटिव डिटेंशन या प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो डिटेंशन होता है इट इज़ यूज टू पनिश अ पर्सन, ठीक है, मतलब आपने कोई क्राइम कर दिया, फिर आपका ट्रायल जो है कोर्ट में होगा, उसके बाद आपको पनिशमेंट के लिए डिटेन किया गया, तो ये हो गया प्यूनिटिव डिटेंशन। और प्रिवेंटिव मतलब आपको ने कोई क्राइम नहीं किया है, आप क्राइम कर सकते हो नियर फ्यूचर में, इसलिए आपको डिटेन किया जा रहा है, तो ये हो गया प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो उम्मीद करता हूँ आर्टिकल 22 आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम दो आर्टिकल और पढ़ लेते हैं इसके बाद जल्दी से। तो ये हमारा दो फंडामेंटल राइट्स हो गए, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम, ठीक है। ये दो जो हमारे राइट्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं अब।
अब तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जल्दी से पढ़ते हैं हम लोग। इसमें दो आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 23 और 24, याद रखिएगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हमने देखा था, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। जो तीसरा आपका फंडामेंटल राइट्स है, थर्ड, दो हमने पढ़ लिया ना, राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, दुर्व्यवहार के अगेंस्ट आपका अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में याद रखिएगा दो आर्टिकल आते हैं। पहला है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 क्या कहता है बताइए? इसमें लिख लीजिएगा प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक prohibition of traffic in human beings, prohibition of traffic in human beings and forced labor। ठीक है, ठीक है, फोर्स्ड लेबर। ठीक है, मतलब कि जो तस्करी होती है, ठीक है, मनुष्यों की तस्करी, सुना होगा ना हमने, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, जो भी बच्चों को या महिलाओं को जो होती है, छोटी बच्चियों की होती है तस्करी, वो उसका प्रोहिबिशन वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका प्रोहिबिशन ये आपका आर्टिकल 23 है। और फोर्स्ड लेबर, किसी से आप ज़बरदस्ती मजदूरी नहीं करवा सकते। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है, तो ये है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, मतलब कि सेलिंग। देखिए अब ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स क्या मतलब हुआ, देखिए ये ट्रैफिक आप लोग, मैं समझता हूँ इतना आपको समझ में होगा कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ये जो टर्म आपने सुना ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ये क्या हो गया, इसमें क्या क्या आता है? ठीक है, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रेन। ऐसा नहीं कि केवल महिलाओं का, पुरुषों का भी सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रेन, इसी को कहते हैं ट्रैफिक। सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रेन। ठीक है, तो ये होता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये रहा आपका। तो मतलब इसको रोकना है, इसका प्रोहिबिशन करना है आपको। और फोर्स्ड लेबर, देखिए फोर्स्ड लेबर क्या है? फोर्स्ड लेबर क्या है? फोर्स्ड लेबर मतलब आप कहेंगे फोर्स्ड लेबर ये है क्या? फोर्स्ड लेबर है क्या? ये तो समझ गए ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स क्या होता है, कि सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, इसको ट्रैफिक कहते हैं, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इसमें प्रोस्टिट्यूशन भी आता है। ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन भी आता है इसी के अंदर। ठीक, ये हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि फोर्स्ड लेबर क्या था। ठीक है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम करेंगे फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर, ये जो टर्म है फोर्स्ड लेबर, ठीक है, आप इसे कह सकते हो, या दूसरा टर्म इसको बोल सकते हैं बेगर। ठीक है, ठीक है, बेगर। ठीक है, बेगर। बेगर क्या मतलब हुआ इसका? मतलब कंपलसरी वर्क। बेगर मतलब हो गया कंपलसरी वर्क विदाउट रेमुनरेशन। ठीक है,
विदाउट रेमुनरेशन। ये होता है फोर्स्ड लेबर, मतलब ज़बरदस्ती काम करवाना बिना पैसा दिए, ये हो गया आपका बेगर या फोर्स्ड लेबर। ठीक है, और केवल फोर्स्ड लेबर को नहीं मतलब आर्टिकल 23 जो है ये केवल फोर्स्ड लेबर को नहीं प्रोहिबिट करता, ये दूसरे तरह के भी लेबर को, जैसे बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी, ठीक है, बॉन्डेड लेबर, इसको भी प्रोहिबिट करने के लिए कहता है। ठीक है, ठीक है, बॉन्डेड लेबर। फोर्स्ड लेबर मतलब कि आदमी की मन ना हो फिर भी आप उससे ज़बरदस्ती काम करवाए जा रहे हो, तो वो होता है फोर्स्ड लेबर। ठीक है, बेगर मतलब होता है कंपलसरी वर्क विदाउट रेमुनरेशन। ठीक है, तो इन सभी का प्रोहिबिशन, ठीक है, इन सभी का प्रोहिबिशन आपका होना चाहिए, ये आर्टिकल 23 में बोला गया है। और इसके लिए कई एक्ट भी गवर्नमेंट ने निकाले हैं। ठीक है, इसके लिए कई एक्ट भी जो है गवर्नमेंट ने निकाले हैं, तो लिख सकते हैं डिफरेंट एक्ट्स, डिफरेंट एक्ट्स जो है गवर्नमेंट ने निकाले हैं, डिफरेंट एक्ट्स वर मेड। कौन कौन से एक्ट निकाले गए हैं, ये बंधवा मजदूरी और इसके एबोलिशन के लिए, इसके प्रोहिबिशन के लिए, वो आप लिख सकते हो बॉन्डेड लेबर एक्ट, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट। ये कब आया था? ये आया था आपका 1976 में, 1976 में आया था। दूसरा एक्ट जो आया है वो आपका है मिनिमम वेजेस एक्ट, मिनिमम, कम से कम कुछ तो दो, मिनिमम वेजेस एक्ट, इतना एक्ट मतलब वेज मिलना ही चाहिए। ये कब आया था? ये 1948 में आया था मिनिमम वेजेस एक्ट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने काम किया है इसके ऊपर। ठीक है, और क्या है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, ये भी आपका दिया गया है। ये कौन सा है? 1970। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के एक्ट भी गवर्नमेंट ने पारित किए हैं समय समय पे, ताकि फोर्स्ड लेबर, बेगर, बॉन्डेड लेबर को प्रोहिबिट किया जा सके, ये होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया आर्टिकल 23 की प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर या बेगर। यहाँ पे आगे टर्म लिख लीजिएगा, बेगर और बॉन्डेड लेबर सब इसी आर्टिकल 23 में आता है। ठीक है, तो ये रहा आपका आर्टिकल 23। इसके बाद हम लोग करते हैं आर्टिकल 24। ठीक है, आर्टिकल 24, नया पेज, नई कहानी। आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 क्या कहता है, क्यों कहता है, सब कुछ देखेंगे। आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। ठीक है, प्रोटेक्शन नहीं, प्रोहिबिशन, सॉरी, प्रोहिबिशन लिखिएगा, प्रोहिबिशन ऑफ, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। मतलब छोटे बच्चों का आप फैक्ट्रीज में आप उसे मतलब कि काम नहीं करवा सकते। एक तरह से बोला जाए तो चाइल्ड लेबर, जो चाइल्ड लेबर है उसको प्रोहिबिट करने का काम इस आर्टिकल में बोला गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ये आपको इस आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, तो देखिए ये आर्टिकल मतलब जो ये था आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये एक तरह से जितने भी एक्सप्लॉयटेशन है उसको प्रोहिबिशन का काम कर रहा है। पहले आपने जो आर्टिकल 23 था उसमें क्या पढ़ा कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर या बेगर। ठीक है, वो आपका आर्टिकल 23 था। आर्टिकल 24 क्या है कि चिल्ड्रन लोग का फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, निषेध होना चाहिए एक तरह से, ये है। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो, इसमें आप एक लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिखोगे? लिख लीजिएगा, prohibits the
एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, prohibits the employment of children, prohibits the employment of children बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 14 साल के उम्र के कम बच्चों को आप एम्प्लॉय बिल्कुल नहीं कर सकते। इन एनी फैक्ट्री, इन एनी फैक्ट्री, माइन और इन अदर हैजार्डस एक्टिविटीज़, और इन अदर हैजार्डस एक्टिविटीज़। ठीक है, ये कह रहा है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, किसी भी 14 साल के 14 से कम उम्र वर्ष के बच्चों को आप फैक्ट्रीज़ या माइंस या अदर हैजार्डस एक्टिविटीज़ के लिए आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते। इसका जो एम्प्लॉयमेंट है बच्चों का वो पूरी तरह से वर्जित है, पूरी तरह से निषेध है, आप कह सकते हो। ये है आर्टिकल 24। तो हमने 3 आर्टिकल्स कवर कर लिए, जो फंडामेंटल राइट्स 3 मतलब 6 थे टोटल, उसमें से हमने 3 जो है वो पढ़ लिया। राइट टू इक्वालिटी पहले पढ़ा, फिर राइट टू फ्रीडम पढ़ा, और फिर अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पढ़ लिया। 3 हमने ख़त्म कर लिया। आइए जल्दी से करते हैं चौथा, आपका चौथा करते हैं हम लोग। ओके, देखते हैं बीच में सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, ये भी देखना होता है। ठीक है, सही चल रहा है सब कुछ, बिल्कुल। आइए हैं, ये हो गया। 3 फंडामेंटल राइट्स हमारे हो चुके हैं। अब आइए चौथा फंडामेंटल राइट्स जो हम देखेंगे वो क्या है। चौथा जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हमारा चौथा फंडामेंटल राइट्स है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, रिलीजन मतलब क्या होता है, धर्म। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं याद रखिएगा, मैंने बताया था इसमें आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक आएंगे आपके। आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक आएंगे। जल्दी जल्दी कवर करते हैं, आज ये आर्टिकल ख़त्म करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 25, इसमें देखिए कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 क्या कहता है। आर्टिकल 25 है, बोल रहा है आपसे फ्रीडम ऑफ राइट ऑफ फ्रीडम कह सकते हो, लिखिएगा। आर्टिकल 25 क्या करता है कि राइट टू फॉलो प्रैक्टिस, राइट टू फॉलो प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट any religion and its customs, any religion and its customs। इसका मतलब कि आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो, और उसके रीति रिवाज को आप फॉलो कर सकते हो। ये आर्टिकल 25 बोलता है, राइट टू फॉलो प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन एंड इट्स कस्टम्स। ठीक है, ये है आर्टिकल 26। इसके अंदर अब दूसरा आर्टिकल है, वो क्या है, आर्टिकल 26 है। इसमें कुछ समझाना क्या है, इसमें कोई समझाने की बात तो है नहीं। आप किसी भी आप हिंदू भी बन सकते हो, मुसलमान भी बन सकते हो, ठीक, कुछ भी बन सकते हो, सिख ईसाई कुछ भी धर्म को फॉलो कर सकते हो और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। ठीक है, ये है आपका आर्टिकल 25। किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो। ठीक है, दूसरों को प्रेरित भी कर सकते हो। ठीक है, ये आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 क्या है, आर्टिकल 26 क्या है। ठीक है,
फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब बीच में है क्या, रिलीजियस वर्क्स बोलिए या अफेयर्स बोलिए, कुछ भी बोलिए, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स और वर्क्स, ठीक है। मतलब कोई भी आप इसमें क्या क्या आएगा वो हम डिटेल में पढ़ेंगे भी, ठीक है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स और वर्क्स में क्या क्या आएगा वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें लिखिएगा राइट टू स्टेबलाइज एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, ठीक है। आप कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन स्टेबलाइज कर सकते हो, राइट टू स्टेबलाइज, कैसी राइटिंग बन रही है यार, लिखिएगा लिखिएगा राइट टू स्टेबलाइज एंड एडमिनिस्टर, राइट टू स्टेबलाइज एंड एडमिनिस्टर, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस पर्पसेस, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशंस आप अपने धार्मिक पर्पस के लिए खोल सकते हो, कोई भी, ठीक है, अपने रिलीजन का प्रचार प्रसार करने के लिए कोई भी आप इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो, ठीक है, ये कह रहा है, ये होता है। अब आर्टिकल 27 क्या है, ज़्यादा डिटेल में मैं जा नहीं रहा, ठीक है। डायरेक्ट आपसे आप देखिए, आपकी एग्जाम जो है ना, आपका एसएससी या रेलवे, तो उसमें बस आपका डायरेक्ट पूछेगा, बताइए आर्टिकल 26 में क्या है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स और वर्क्स, ठीक है। मतलब कोई भी आप इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो, राइट टू स्टेबलाइज एंड एडमिनिस्टर इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस पर्पसेस, डायरेक्ट इसका आर्टिकल पूछ देगा आपसे, आर्टिकल नंबर 26, ये किस आर्टिकल में आपका बताइए निहित है, तो आप बोलेंगे आर्टिकल 26 में है, ठीक है। आर्टिकल 27 क्या कहता है, आर्टिकल 27 क्या कहता है बताइए, लिखिएगा आर्टिकल 27 के बारे में, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस, मतलब आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा ऑन रिलीजियस इनकम्स, मतलब जो धार्मिक आपको मिल रहा है चंदा उंदा, उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, ऑन रिलीजियस इनकम्स, ठीक है। तो फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑन रिलीजियस इनकम्स, ठीक है, जो जितने भी रिलीजियस इनकम्स हैं, ठीक है, उस पर आपका टैक्स नहीं लगेगा, ये बोल रहा है आर्टिकल 27। और इसी का लास्ट आर्टिकल आज पढ़ते हैं, आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 लिख लीजिएगा, आर्टिकल 28 क्या कहता है बताइए, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, लिखिएगा नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ठीक है, no religious instruction shall be provided, no religious instruction shall be provided in any educational institution, in educational institution wholly maintained out of state funds, लिखिएगा wholly maintained out of state funds,
आउट ऑफ स्टेट फंड्स। ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी जो आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि स्टेट फंड्स के द्वारा पूरी तरह से स्टेट फंड्स पर चलता है, और स्टेट में क्या क्या आते हैं वो आपको बताया गया आर्टिकल 12 में, जो पूरी तरह से स्टेट फंड्स से मेंटेन किया गया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो उसमें कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब किसी एक धर्म को वहाँ पे प्रचार प्रसार आप नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, और इसमें क्या है, और इसमें एक है कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। तो ये दो चीज़ें इसमें हैं आर्टिकल 28 में। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, मतलब आप चाहें तो उस रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस में प्रेजेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये रखिएगा कि जो स्टेट फंड्स हैं, स्टेट फंड्स वाले जो कॉलेजेस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें आपका रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, ये बोला जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो स्टेट फंड से नहीं प्रोवाइडेड है, मतलब जो कि स्टेट फंड से नहीं चल रहे हैं और किसी फंड से ट्रस्ट से चल रहे हैं, तो आपका उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें आपको अटेंड करना उस रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को, वो आप पे निर्भर करता है कि उसके लिए आपको फ्रीडम मिला हुआ है कि आप अटेंड करना चाहें तो करें, वरना नहीं करना चाहें तो नहीं करें। तो ये है आर्टिकल 28। तो ये रहा आपका। ठीक है, ये हो गया। अब आपका आता है पांचवा, जो चार हमने पढ़ लिया फंडामेंटल राइट्स। अब पांचवा जो है वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है। ठीक है, देखते हैं सही चल रहा है, सही चल रहा है ना, बिल्कुल सही चल रहा है। यार आज को बस यही करते हैं, बंद करते हैं, थोड़ा लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है। ओके, तो अब जो दो राइट्स हमारे बचे हुए हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, फिर हमारा बचा हुआ है राइट टू प्रॉपर्टी, तो पढ़ना नहीं है 31 वाला। उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ बचा हुआ है। तो ये दो राइट्स बचा हुआ है, और जो कुछ बचा हुआ है बाकी में क्लास में करेंगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके।